तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्लेन वनीला बॉन्ड डिस्कस करते हैं। प्लेन वनीला में आपको मैच्योरिटी पीरियड भी मिलेगा और कूपन भी मिलेगा। तो जो बेसिक बॉन्ड होता है यानी कि टिपिकल बॉन्ड जो मेजरली मार्केट में ट्रेडिंग होती है वो प्लेन वनीला बॉन्ड होता है, जिसमें कूपन भी होता है और मैच्योरिटी पीरियड भी रहता है। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि 50 रुपीज़ का आपको कूपन मिलता रहेगा 5 साल तक, और 5 साल के बाद आपको 200 रुपीज़ का रिडेम्पशन अमाउंट RA मिलेगा। इसको हम पुल करेंगे, ये सारे के सारे कैश फ्लोज हैं और ये हम इसको पुल करेंगे यानी कि डिस्काउंट करेंगे, और जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो या तो IV0 होगी या तो P0 होगी। तो इतना नॉलेज तो हमारे पास है। अब ये 15 रुपीज़ आपको दिख रहा होगा एक एन्युटी की तरह। एन्युटी हमने बेसिक्स लेक्चर्स में देखे थे कि एन्युटी कैसे काम करता है। तो आपको दिख रहा होगा कि हर साल 15 रुपीज़ का एक एन्युटी आ रहा है हमको। तो यहाँ पे हम PVAF यूज़ करेंगे। PVAF यानी कि प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। वैसे ही हम रिडेम्पशन अमाउंट के लिए PVIF यूज़ करेंगे। PVIF इसीलिए क्योंकि ये एन्युटी नहीं है, ये एक सिंगल कैश फ्लो है जो कि 5वें साल पे खड़ा है। 200 रुपये 5वें साल पे खड़ा है और इसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एन्युटी का इस्तेमाल होने वाला है। तो आपके सामने फॉर्मूला आ रहा है। प्लेन वनीला बॉन्ड में अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो कूपन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय PVAF इंटू R कॉमा मैच्योरिटी पीरियड N। R क्या होगा वो अभी बताऊंगा, वो RE भी हो सकता है और YTM भी हो सकता है। तो कूपन अमाउंट सिंस हमारा एक एन्युटी की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे हम कूपन अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे PVAF से, ब्रैकेट के अंदर में R, N, इसमें प्लस कर देंगे रिडेम्पशन अमाउंट यानी कि RA मल्टीप्लाई बाय PVIF R, N। तो जो रिडेम्पशन अमाउंट है RA वो एंड में खड़ा है, मैच्योरिटी पीरियड के एंड में, उसका सिंगल पुल करना है यानी कि यहाँ पे एन्युटी का इस्तेमाल नहीं करना है। और कूपन अमाउंट सिंस हर साल में मिलेगा तो वो एन्युटी के रूप में है, तो उसे एन्युटी के रूप में पुल करना है यानी कि डिस्काउंट करना है। अब अगर आप IV0 निकालने जा रहे हो, अगर आप IV0 निकालने जा रहे हो तो कूपन अमाउंट इंटू PVAF RE, N हो जाएगा और रिडेम्पशन अमाउंट इंटू PVIF RE, N हो जाएगा। मतलब अगर आप IV0 निकाल रहे हो तो रेट आपको RE लेना है। कई बार बता चुका हूँ, अभी फिर से वही चीज़ दोहरा रहा हूँ। सेम गोज़ फॉर P0। तो P0 अगर आप निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको YTM यूज़ करना पड़ेगा, यील्ड टू मैच्योरिटी, और यहाँ पर भी आपको YTM, रिडेम्पशन अमाउंट में भी YTM। ठीक है, तो ये अपने फॉर्मूले हो गए प्लेन वनीला बॉन्ड में बॉन्ड की वैल्यू निकालने का, चाहे IV0 निकालो चाहे P0 निकालो। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ अ 100 par value bond carries a coupon rate of 12% and a maturity period of 8 years। 100 par value bond मतलब ये कि इसकी जो फेस वैल्यू है वो 100 है, कूपन रेट दिया हुआ है 12%, मैच्योरिटी पीरियड 8 ईयर्स एंड इंटरेस्ट पेबल सेमी एनुअली। इंटरेस्ट पेबल सेमी एनुअली का मतलब है कि जो कूपन इंटरेस्ट यानी कि कूपन है वो हर 6 महीने में मिलेगा, मतलब साल में 2 बार मिलेगा। देन द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विथ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 14% विल बी बॉट। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ के गिवन लिखेंगे। तो हमें दिया हुआ है पार वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू, लेकिन हमें क्वेश्चन साइलेंट है कि रिडेम्पशन अमाउंट क्या रहेगा। तो हम अज्यूम करेंगे दैट इट इज़ रिडीम्ड एट पार, तो हमारा रिडेम्पशन अमाउंट RA यानी कि आ जाएगा 100 रुपीज़। ठीक है, कूपन रेट दिया हुआ है 12%, पेड सेमी एनुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे डिस्कस करूंगा अभी सेमी एनुअली। मैच्योरिटी पीरियड N आपको दिया हुआ है 8 ईयर्स। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है RE, तो RE आपको 14% दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे वैल्यू ऑफ बॉन्ड चाह रहा है,
सिंस हाँ यहाँ पे हमको आर यूज़ करना है, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ बॉन्ड तो निकलेगी, लेकिन वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी, यानी कि IV 0 रहेगी। तो ये लिंकेज मैं हर क्वेश्चन में कोशिश करूँगा करने की, और आप भी इसको अच्छे से समझ लो कि जहाँ जहाँ पे आप RE का इस्तेमाल करेंगे रिक्वायर्ड रेट का, वहाँ पे बॉन्ड की वैल्यू आएगी तो सही, बट वो बॉन्ड की IV 0 इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी, यानी कि शुड बी वैल्यू आएगी, शुड बी प्राइस आएगी। और जहाँ जहाँ पे आप YTM का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे उसकी P0 आएगी। P0 को परचेज प्राइस, मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, ये सब बोला जाता है। एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल वैल्यू, ये सब उसके वर्ड्स हैं P0 के। तो वहाँ पे P0 निकल के आएगा जहाँ पे YTM का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे RE यूज़ हो रहा है तो IV 0 निकल के आएगा। अब कूपन अमाउंट, मैच्योरिटी पीरियड N और रेट यानी कि RE, ये सब सेम पेज में होने चाहिए। मैंने आपको नोट लिखवाया था कि जो आपका RE या YTM है, इट शुड बी इन द सेम पेज, यानी कि इट शुड बी इन लाइन विथ द मैच्योरिटी पीरियड और कूपन पीरियड। मतलब ये तीनों आपस में सेम पेज पे होने चाहिए। आइए देखते हैं कैसे होगा वो। कूपन अमाउंट निकलता है कूपन रेट मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू से। 12% इंटू 100 तो हमारा 12 रुपीज़ आ जाएगा। बट क्या 12 रुपीज़ साल भर में मिलेगा? जी नहीं। क्वेश्चन कहता है कि जो कूपन है वो सेमी एनुअली पेमेंट होता है। तो सेमी एनुअली अगर पेमेंट होगा मतलब साल में 2 बार देंगे, लेकिन टोटल 12 रुपये देंगे। तो कैसे देंगे? तो 12/2 यानी कि 6 रुपीज़ पहले 6 महीने में, फिर अगले 6 महीने जब खत्म हो गए तो 6 रुपीज़। तो साल भर में टोटल हो गया 12 रुपीज़। तो यानी कि आपका पीरियोडिक कूपन कितना हो गया? पीरियोडिक कूपन हो गया 12/2 6 रुपीज़। तो हर 6 मंथ्स में 6 रुपये का पेमेंट होता जाएगा। यानी कि जो आपको मैच्योरिटी पीरियड 8 ईयर्स दी हुई है, उसको भी आपको सेमी एनुअल बेसिस पे लिखना है, यानी कि हाफ ईयर्स के बेसिस पे लिखना है। तो अगर 8 कंप्लीट ईयर्स है, तो 8 कंप्लीट ईयर्स को हम बोल सकते हैं 8 इंटू 2 16 हाफ ईयर्स, वेयर 2 हाफ ईयर्स इज इक्वल टू 1 ईयर। मतलब 2 6 महीने को जोड़ोगे तो 12 महीने बनेगा, और 12 महीने बनेगा 1 साल। सिंपल। तो आप इसको यहाँ पे 8 ईयर्स यूज़ नहीं करेंगे, आप यूज़ करेंगे 16 हाफ ईयर्स। तो पहला कैलकुलेशन ये हुआ, इस 6 रुपये के कारण हमें n की वैल्यू 8 नहीं लेनी है, हमें n की वैल्यू 16 लेनी है। और ऐसा हमको RE के साथ भी करना है। RE हमें 14% दिया हुआ है, क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं लिखा, सिर्फ 14% लिखा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो हम इसको अज्यूम कर लेंगे कि ये पर एनम है, और 14/2 यानी कि 7% लेके सॉल्व करें। तो इस तरीके से हमको इन लाइन लाना है सारी चीज़ों को, 3 चीज़ों को लाइन में लाना है, कूपन अमाउंट, मैच्योरिटी पीरियड और RE यानी कि रेट। कूपन अमाउंट को हमने 6 रुपीज़ बना दिया, एन को हमने 16 हाफ ईयर्स बना दिया, और RE को हमने अज्यूम किया कि वो पर एनम है, और वो 7% हो गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे, IV 0 इज इक्वल टू 6 रुपीज़ कूपन इंटू प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर 7% 16। तो ये RE आपका हो गया और ये आपका N हो गया। 100 रुपीज़ हमारा रिडेम्पशन अमाउंट है, PVI है 7% 16। तो एन्युटी फैक्टर ऐसे काम करता है कि अगर आपने एन्युटी फैक्टर लेना चाह रहे हो 7% 16 का, तो आप बेसिकली 6 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो 1/1 प्लस 0.07 का पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 0.07 का पावर 2 अप टू 1/1 प्लस 0.07 का पावर 16। ये एन्युटी है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से। लेकिन सिंस रिडेम्पशन अमाउंट के केस में ऐसा नहीं है, वो एक सिंगल कैश फ्लो है, उसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1 प्लस 0.07 का पावर 16। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 9.447 प्लस 100 इंटू 0.339 90.58। ये क्या आया? ये आपका आया IV 0, और IV 0 यानी कि वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो क्वेश्चन आपको ये नहीं सिखाएगा कि IV 0 निकालो या P0 से निकालो, क्वेश्चन तो बस बोल देगा बॉन्ड की वैल्यू निकालो। बट ये आपको अपनी नॉलेज इस्तेमाल करनी है, और ये बताना है कि वैल्यू ऑफ बॉन्ड मैं निकाल तो रहा हूँ, लेकिन सिंस मैं यहाँ पे RE यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा आंसर IV 0 आएगा। 90.58 आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
कुछ नोट्स बताने वाला हूँ मैं आपको। YTM परसेंटेज एंड P0 आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर YTM बढ़ेगा तो P0 घटेगा। एंड RE का जो परसेंटेज है और IV0 है वो दोनों भी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर RE बढ़ेगा तो IV0 घटेगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो YTM एंड RE डिनोमिनेटर में है। जैसे जैसे अगर आप ये प्लेन वनीला बॉन्ड का फॉर्मूला देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो RE है वो डिनोमिनेटर में है और IV0 आपका फाइनल आंसर है। एंड P0 एंड IV0 आर फाइनल आंसर्स। ये चीज़ हमने परपेचुअल बॉन्ड में भी देखी थी। ये देखिए परपेचुअल बॉन्ड में क्या हो रहा था, ये परपेचुअल बॉन्ड आ गया। परपेचुअल बॉन्ड में क्या हो रहा था, RE और YTM डिनोमिनेटर में और P0 और IV0 फाइनल आंसर्स है। तो अगर ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही इसकी वैल्यू कम आएगी। मैथमेटिकली आप चेक कर सकते हैं। सेम चीज़ हमने जीरो कूपन बॉन्ड में भी देखी थी। ये देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, IV0 फाइनल आंसर है और RE डिनोमिनेटर में, YTM डिनोमिनेटर में और P0 जो है वो फाइनल आंसर है। तो मैथमेटिकली अगर कोई चीज़ डिनोमिनेटर में अगर वो बढ़ती जाएगी तो जो फाइनल आंसर आने वाला है बाहर वो कमती होता जाएगा। इसलिए ये लोग आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आ रहा है कि कूपन रेट इज़ ओनली यूज्ड टू कैलकुलेट कूपन अमाउंट। मतलब कि जो कूपन का रेट क्वेश्चन में दिया रहता है उसका सिर्फ इतना ही यूसेज है कि वो कूपन अमाउंट निकालने के काम आएगा। स्टूडेंट से ये मिस्टेक हो जाती है कि कभी कभी उसको RE या YTM या किसी और पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कूपन अमाउंट सिर्फ और सिर्फ कूपन रेट से निकलता है और कूपन रेट का उसके अलावा कोई और काम नहीं है। तीसरा नोट है, इफ बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट पार, क्वेश्चन में लिखा है बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट पार गिवन इन क्वेश्चन, इट मीन्स कि जो P0 है वो फेस वैल्यू के बराबर है। बॉन्ड इज ट्रेडिंग मतलब P0 की बात चल रही है कि मार्केट में जो प्राइस बॉन्ड की चल रही है उसकी बात चल रही है कि बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट 150, बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट 110, मतलब P0। अब लिख दिया बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट पार, तो पार हमको पता है, पार मतलब पार वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू। तो कुल मिला के P0 इक्वल टू फेस वैल्यू हो गया। एंड जो YTM होगा वो कूपन रेट के बराबर होगा। तो ऐसा तभी होगा जब बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट पार, then P0 will be equal to face value, and since P0 is equal to face value then YTM is equal to coupon rate। ठीक है, तो किसी किसी क्वेश्चंस में ये हेल्प करता है। आगे लिखा हुआ है 100 बेसिस पॉइंट्स। तो बेसिस पॉइंट्स अगर आपने कभी सुना हो, जैसे कि RBI बहुत बार अनाउंस करता है कि रेपो रेट को 10 बेसिस पॉइंट्स कम करेंगे या बढ़ाएंगे, नहीं सुना हो तो समझा देता हूँ कि बेसिस पॉइंट्स का मतलब कुछ नहीं होता। बेसिस पॉइंट का सिंपल मतलब होता है कि अगर 100 बेसिस पॉइंट्स की बात चल रही है तो वो 1% के बराबर है। मतलब कि ये क्या 100 बेसिस पॉइंट है, 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा आंसर, ये 1% है। तो 1% को डायरेक्टली नहीं बोल के घुमा के बोलेंगे तो बोलेंगे 100 बेसिस पॉइंट। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं 90 बेसिस पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ तो 90 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होगा 90 अपॉन 100 यानी कि 0.9, ये न्यूमेरिक वैल्यू आ गई। अब आगे परसेंटेज लगा दो तो ये बन जाएगा 0.9%, 0.9% आ जाएगा। तो बेसिस पॉइंट्स का सिर्फ इतना ही यूसेज है। आगे बढ़ते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी डिस्कस करते हैं। YTM निकालने के दो फॉर्मूले हैं। पहले फॉर्मूले को मैंने बोला YTM टाइप 1, दूसरे का नाम है YTM टाइप 2। पहला जो फॉर्मूला है उसमें टैक्स की डिटेल्स नहीं दी है क्वेश्चन में, यानी कि एक तरीके का ये प्री टैक्स YTM है। तो जिस क्वेश्चन में आपको टैक्स की डिटेल नहीं दी है वहाँ पे YTM का फॉर्मूला होता है कूपन अमाउंट प्लस RA रिडेम्पशन अमाउंट माइनस P0 अपॉन N होल अपॉन RA प्लस P0 अपॉन 2 इंटू 100। तो YTM क्या होता है? तो YTM मैंने शुरुआत के डिस्कशंस में समझाया था कि जो काम शेयर्स में ER करता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, वही बॉन्ड में YTM करता है।
तो बेसिकली वाईटीएम क्या होगा, एक तरीके का एक्चुअल रिटर्न हो गया। अब रिटर्न क्या होता है, तो रिटर्न बॉन्ड के केस में मैंने आपको बताया कि बॉन्ड के केस में दो ही रिटर्न होते हैं, एक आपको इंटरेस्ट मिलता है, एक कैपिटल अप्रिसिएशन मिलता है। इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ पे कूपन बोलते हैं, तो न्यूमरेटर में अगर देखोगे तो एक तो आपका इंटरेस्ट आ गया। अब दूसरी बात हो रही कैपिटल अप्रिसिएशन की। कैपिटल अप्रिसिएशन भी मैंने बताया कि कैपिटल अप्रिसिएशन होता है रिडेम्पशन अमाउंट माइनस P0। ये P0 में मैंने कोई चीज़ परचेज की थी, रिडेम्पशन अमाउंट में मैंने कोई चीज़ बेच दी, तो ये मेरा होगा कैपिटल अप्रिसिएशन। लेकिन यहाँ पे हमने उसको N से डिवाइड किया, यानी कि मैच्योरिटी पीरियड से डिवाइड किया। उसका कारण ये है कि अगर ज़ीरो पीरियड में अगर आपने आज कोई चीज़ परचेज़ की, यानी कि बॉन्ड परचेज़ किया, मान के चलो वो 100 रुपये का था, ठीक, 5th ईयर के एंड तक आपने वो 150 रुपीज़ में बेच दिया, प्लस 100 रुपये आपके जेब से आज गए ज़ीरो पीरियड में, और 5 साल बाद आपको 150 रुपीज़ आपके जेब में आए। तो आप क्या बोलोगे कि 100 रुपये मेरे गए थे, 150 रुपये 150 मेरे आए, मैंने नेट 50 रुपये कमाया, 50 रुपये कैपिटल अप्रिसिएशन कमाया। बट यहाँ पे आपको ये भी चीज़ देखनी है कि 50 रुपये आपने 5 सालों में कमाए। ज़ीरो पीरियड में आपकी जेब से 100 रुपये गए थे और 5वें साल में आपकी जेब में 150 आया, तो देखा जाए तो 5 साल लग गए 50 रुपये कमाने में। तो अगर 5 साल लग जाएंगे 50 रुपये कमाने में, तो एक साल में कितना कमाया, तो एक साल में कमाया 50 रुपये बाय 5, विच विल गिव यू 10 रुपीज़। मतलब साल भर का आपका रिटर्न कितना हुआ, साल भर का आपका कैपिटल अप्रिसिएशन से रिटर्न हुआ 10 रुपीज़। साथ साथ में आप कूपन अमाउंट भी लोगे। अब सिंस मेरा एन यहाँ पे ईयर्स में है, तो कूपन भी मेरा ईयर्स में होगा, इम्प्लाइड है। क्यों, क्योंकि मैं हर बार कूपन, मैच्योरिटी पीरियड एन और आर या रेट यानी कि वाईटीएम, उन सबको एक सेम पेज पे लेके चलता हूँ। तो सिंस इस एग्जांपल में मेरा एन ईयर्स में 5 ईयर्स, कूपन अमाउंट इज नेचुरली एनुअली, तो वो भी साल भर का है। तो ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि जो मैं रिटर्न की बात कर रहा हूँ वो एनुअल कूपन की बात कर रहा हूँ और एनुअल कैपिटल अप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ। मतलब जब जब हम रिटर्न की बात करेंगे, हम जो भी पीरियड का कूपन है, जैसे यहाँ पे एनुअल एग्जांपल था, उसी पीरियड के कैपिटल अप्रिसिएशन की बात करेंगे। मतलब ये है कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल अप्रिसिएशन शुड बिलोंग टू अ सिंगल पीरियड। दिस पीरियड कैन बी एनुअली, this period can be semi-annually, this period can be monthly, it can be in days whatever। तो मेरा जो रिटर्न भी आएगा वो करेक्ट पीरियड के हिसाब से आएगा। ये कूपन अगर आप साल भर का ले रहे हो तो कैपिटल अप्रिसिएशन भी साल भर का कंसिडर करो। अगर कूपन सेमी एनुअली ले रहे हो तो कैपिटल अप्रिसिएशन भी सेमी एनुअली कंसिडर करो, ठीक है। और नीचे किसे डिवाइड कर रहा हूँ, तो नीचे डिवाइड कर रहा हूँ RA प्लस P0/2। तो यहाँ पे बेसिकली ये कर रहा हूँ मैं कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट को एक एवरेज के रूप में ले रहा हूँ RA और P0 के बीच का। तो मेरी एक इन्वेस्टमेंट लगी और मैंने कुछ रिटर्न कमाया, वो परसेंटेज में निकालूंगा तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि ROI आएगा। और ROI दो तरीके का होता है, एक होता है RE, एक होता है ER। और ER बॉन्ड के चैप्टर में कहलाता है YTM। तो YTM का पहला फॉर्मूला आपके सामने हाजिर है, रिटर्न अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100, which is nothing but coupon amount plus RA minus P0 upon N whole upon RA plus P0 upon 2 into 100। अब YTM टाइप 2, YTM टाइप 2 ऐसा YTM है जिस क्वेश्चन में टैक्स की डिटेल दी रहती है और इसे पोस्ट टैक्स YTM कहा जाता है। इसमें कूपन अमाउंट *1 बना हुआ है इसके ऊपर, प्लस RA के ऊपर बना हुआ *2 माइनस P0 अपॉन N अपॉन RA, ये RA आपका *2 वाला है, प्लस P0/2 होल इंटू 100। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि फॉर्मूला तो वही यूज़ करना है, बस कूपन का अमाउंट थोड़ा डिफरेंटली कैलकुलेट होगा और RA भी डिफरेंटली कैलकुलेट होगा। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले कूपन अमाउंट, तो *1 कूपन अमाउंट निकलेगा, कूपन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस इनकम टैक्स रेट। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कूपन इज नथिंग बट द इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट में टैक्स की सेविंग होती है, इसलिए यहाँ पे 1 माइनस इनकम टैक्स रेट किया जा रहा है। दूसरा आ रहा है रिडेम्पशन अमाउंट। रिडेम्पशन अमाउंट यहाँ पे लेंगे RA माइनस कैपिटल गेन का टैक्स अमाउंट, मतलब रिडेम्पशन अमाउंट जो आपने सेल किया उसमें आपको कैपिटल गेन का टैक्स पटाना है।
तो वो आपको लेस करना पड़ेगा। ये मैंने डिस्कस किया था ज़ीरो कूपन बॉन्ड में, एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ मैं, मतलब आपको याद दिला देता हूँ कि क्या डिस्कस किए थे। ये देखिए, ऐसा कुछ डिस्कस किए थे कि रिडेम्पशन अमाउंट में से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि इंडेक्स P0 माइनस करोगे तो कैपिटल गेन आएगा, और कैपिटल गेन को टैक्स के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल गेन का टैक्स अमाउंट आ जाएगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी है। तो बस फॉर्मूला वही यूज़ करना है, सिर्फ कूपन अमाउंट की जगह कूपन अमाउंट *1 यूज़ करना है, और रिडेम्पशन अमाउंट यानी कि RA की जगह RA*2 यूज़ करना है। तो चलिए क्वेश्चन कर देते हैं इसका। क्वेश्चन है, देयर इज अ 9% 5 ईयर बॉन्ड इशू इन द मार्केट। 9% 5 ईयर बॉन्ड, इस लैंग्वेज का मतलब ये है कि 9% आपका कूपन रेट है और 5 ईयर बॉन्ड मतलब 5 ईयर आपका मैच्योरिटी पीरियड है, N है। द इशू प्राइस इज 90 एंड द रिडेम्पशन प्राइस इज 105। तो इशू प्राइस का मतलब ये होता है कि बॉन्ड को मार्केट में जो कंपनी लेके आई है वो कितने में बेच रही है, तो 90 में बेच रही है। तो घुमा फिरा के क्या हुआ, इशू प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस यानी कि एक्चुअल मार्केट प्राइस यानी कि P0, और जो P0 होगा वही आपका परचेस प्राइस भी बनेगा, क्योंकि आप मार्केट में तो मार्केट प्राइस पे परचेस करोगे। और रिडेम्पशन प्राइस 105 फॉर एन इन्वेस्टर विथ मार्जिनल इनकम टैक्स रेट ऑफ 30% एंड कैपिटल गेन टैक्स रेट ऑफ 10%, अज्यूमिंग नो इंडेक्सेशन, मतलब इंडेक्सेशन नहीं करना है। व्हाट इज द पोस्ट टैक्स यील्ड टू मैच्योरिटी यानी कि पोस्ट टैक्स YTM। क्या क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कूपन रेट 9%, मैच्योरिटी यानी कि N दिया हुआ है 5 ईयर्स, इशू प्राइस यानी कि परचेज प्राइस यानी कि एक्चुअल प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस। ये बहुत सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं P0 के लिए, तो आपको मैं अभी बता देता हूँ, ये सब वर्ड्स हैं एक ही जगह पे। इशू प्राइस, परचेज प्राइस, एक्चुअल प्राइस, मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है 90। रिडेम्पशन प्राइस RA आपको दिया हुआ है 105। इनकम टैक्स रेट 30% यानी कि 0.30। कैपिटल गेन का टैक्स रेट दिया हुआ है 10%। अब क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा था अज्यूम कीजिए नो इंडेक्सेशन। इसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ ये है कि इस क्वेश्चन में इंडेक्स P0 बन जाएगा P0, नहीं तो इंडेक्स P0 निकालते अलग से और कैपिटल गेन का टैक्स अकॉर्डिंगली निकालते। बट सिंस अज्यूम करना है नो इंडेक्सेशन तो इंडेक्स P0 बन जाएगा P0। इतना क्वेश्चन का डेटा दिया हुआ था। अब क्वेश्चन में कूपन रेट दिया हुआ है 9%, लेकिन फेस वैल्यू नहीं बताया, तो कूपन अमाउंट निकालेंगे कैसे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम फेस वैल्यू अज्यूम कर लेंगे 100 रुपीज़। अब 100 क्यों अज्यूम किया, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो आपकी इशू प्राइस 90 है और रिडेम्पशन अमाउंट 105 रुपये, तो कहीं ना कहीं 100 रुपये के आसपास है। तो इस तरीके से आप एक गैस वर्क कर सकते हो कि फेस वैल्यू क्या हो सकती है। मान के चलो यहाँ पे ये 90 रुपीज़ की जगह 900 होता और रिडेम्पशन प्राइस 105 की जगह 1050 1050 होता। तो अब देखते हैं कि 900 रुपये इशू प्राइस है, 1050 रिडेम्पशन अमाउंट है, तो कहीं ना कहीं फेस वैल्यू 1000 होनी चाहिए, आसपास होनी चाहिए। तो वैसे ही हमको दिमाग लगाना है, आसपास का फेस वैल्यू अज्यूम करना है। यहाँ पे मैंने अज्यूम किया फेस वैल्यू 100 रुपीज़। तो सिंस यहाँ पे पोस्ट टैक्स YTM निकालना है, पोस्ट टैक्स YTM के लिए दो चीज़ एक्स्ट्रा निकाली जाती है, कूपन अमाउंट *1 और रिडेम्पशन अमाउंट *2। तो कूपन अमाउंट *1 इज कूपन अमाउंट इंटू 1 माइनस इनकम टैक्स रेट, 9% इंटू 100 रुपीज़ इंटू 1 माइनस 0.3, तो आ जाएगा 6.3। रिडेम्पशन अमाउंट निकालेंगे *2 RA माइनस कैपिटल गेन टैक्स अमाउंट, कैपिटल गेन का टैक्स अमाउंट निकलेगा RA माइनस इंडेक्स P0, तो कैपिटल गेन का अमाउंट आ जाएगा, उसको कैपिटल गेन के टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिंस इस क्वेश्चन में अज्यूम करना है नो इंडेक्सेशन, तो मैं इंडेक्स P0 की जगह यूज़ करूँगा P0, और P0 है मेरा 90, तो 105 माइनस 90 इंटू 10%, दिस विल गिव मी RA*2 103.50। तो मेरा RA*2 आ गया 103.50 और कूपन अमाउंट *1 आ गया 6.3। फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगेंगे पोस्ट टैक्स YTM का यानी कि YTM टाइप 2 का, इसमें कूपन अमाउंट *1 लेना है और RA*2 लेना है।
नीचे भी। तो ये फॉर्मूला लगा दोगे, कूपन अमाउंट 6.3 है, आर ए स्टार टू 103.5 आया, P0 90 है, N 5 ईयर्स में है, तो कूपन भी साल भर का है, क्वेश्चन साइलेंट है तो साल भर का ही है, और N आपका ईयर्स में, तो दोनों सेम पेज पे। डिवाइड बाई 103.5 प्लस 90/2 इंटू 100, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 9.3%। 9.30% आपका आंसर आएगा पोस्ट टैक्स वाईटीएम। तो वाईटीएम का इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है कि वैसे तो वाईटीएम का एक सिंगल फॉर्मूला है, बट मैंने फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन एंड द पर्पस फॉर अंडरस्टैंडिंग दो अलग अलग फॉर्मूले बना दिए। एक हो गया वाईटीएम टाइप 2, एक हो गया वाईटीएम टाइप 1। टाइप 1 तो यही फॉर्मूला है, कूपन अमाउंट प्लस आर ए माइनस P0/N अपॉन आर ए प्लस P0/2 इंटू 100। लेकिन जब हम वाईटीएम टाइप 2 की बात करते हैं तो कूपन अमाउंट स्टार 1 और आर ए स्टार 2 निकालना पड़ता है, बाकी एज इट इज़ होता है। अब ये स्टार 1 और स्टार 2 क्या है, तो स्टार 1 और स्टार 2 सिर्फ एक रेफरेंस पर्पस के लिए कि अगर आपने यहाँ पे स्टार 1 लिखा है, कूपन अमाउंट स्टार 1, और नीचे वर्किंग नोट में हमने यहाँ पे लिख दिया स्टार 1 करके, जैसे आपने वर्किंग नोट हेडिंग दी और लिखा स्टार 1 कूपन अमाउंट, तो एक तरीके का रेफरेंस का काम करता है कि अगर यहाँ पे आप जो कूपन अमाउंट ले रहे हैं 6.3 वो आया कहाँ से, उसकी बैक कैलकुलेशन के लिए एक रेफरेंस का काम करता है स्टार 1 और स्टार 2। और याद करने में भी हेल्प होती है कि जब मैं पोस्ट टैक्स आइटम निकालूंगा तो मैं कूपन अमाउंट स्टार 1 लूँगा और रिडेम्पशन अमाउंट स्टार 2 लूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ईल्ड। ये जो वर्ड होता है ईल्ड का बहुत बार स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। तो ईल्ड का मतलब कुछ नहीं होता, ईल्ड इज अनदर वर्ड फॉर रिटर्न। जब भी ईल्ड की बात होगी मतलब वहाँ पे रिटर्न की बात चल रही है। तीन तरीके के ईल्ड हम पढ़ने वाले हैं बॉन्ड चैप्टर में। एक है डिस्काउंट ईल्ड, एक है बॉन्ड इक्विवेलेंट ईल्ड, और एक है करंट ईल्ड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, डिस्काउंट ईल्ड से स्टार्ट करते हैं। तो डिस्काउंट ईल्ड जो निकलती है वो पर एनम होती है, मतलब साल भर का रेट होता है। उसका फॉर्मूला है फेस वैल्यू माइनस P0 अपॉन फेस वैल्यू इंटू 100 होल मल्टीप्लाई बाय 12/n। n मतलब नंबर ऑफ मंथ्स, मतलब जो भी आपका मैच्योरिटी पीरियड है अगर वो मंथ्स में है तो 12/n करोगे। लेकिन अगर आपको डेज गिवन मतलब अगर आपका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो डेज में है तो क्या करोगे, तो 12/n की जगह आप यूज़ कर सकते हो 365/n या फिर 360/n, दोनों यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन में अगर लिखा है कि अज्यूम कीजिए 1 ईयर इज इक्वल टू 365 और 360, तो क्वेश्चन के हिसाब से बढ़ेंगे। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वैसा करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में भी नहीं दिया कि क्या अज्यूम करें एक ईयर, तो खुद को अज्यूम करना है तो या तो 365/n ले सकते हैं या 360/n। अब कैसे डिसाइड करें कौन सा लें, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये ट्रिक ये है कि अगर आपको जो मैच्योरिटी पीरियड दी हुई है, अगर अब मैच्योरिटी पीरियड आपको जो दी हुई है वो 360 से डिवाइड हो जाती है, 360 से अगर डिवाइड हो गई तो आप 360 लो, अगर 360 से डिवाइड नहीं हुआ 365 ले लो। कैसे काम करेगा ये ऐसे काम करेगा कि अगर आपको मैच्योरिटी पीरियड दिया हुआ है 45 डेज, तो अगर 45 डेज को अगर आप देखोगे तो जब 360/45 करोगे तो आंसर आएगा 8। 45 इंटू 8 360 होता है, तो आंसर आया 8, मतलब डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये है कि ऐसा क्वेश्चन जो डिज़ाइन हुआ है वो 360 डेज पर डिज़ाइन हुआ है, तो आपको भी अज्यूम करना है 360। मतलब जो आपका मैच्योरिटी पीरियड है अगर वो डिविजिबल है 360 से तो आपको 360 ले लेना चाहिए, और नहीं डिविजिबल है तो 365 ले लो। इससे क्या आता है, आंसर जो आएगा वो अच्छा आएगा। अच्छा आएगा मतलब पॉइंट में नहीं आता यूजुअली, क्योंकि जो क्वेश्चन डिज़ाइन होता है वो डिज़ाइन हुआ है 360 के बेसिस पे, तभी 45 डेज या 90 डेज या 36 डेज ऐसे कुछ देगा। तो अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आपको थोड़ा क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे मेरे को अज्यूम करना चाहिए 360, तो उससे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा। तो अगर डिस्काउंट यील्ड का फॉर्मूला फेस वैल्यू माइनस P0 अपॉन फेस वैल्यू इंटू 100 इंटू 12/n।
तो फेस वैल्यू को मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है। अब दूसरा फॉर्मूला आ रहा है, दूसरा आ रहा है बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, जिसे BEY भी बोलते हैं। बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड भी पर एनम में रहता है। इसका फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है डिस्काउंट यील्ड से, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे फेस वैल्यू माइनस P0 से डिवाइड करोगे आप P0 इंटू 100 इंटू 12/n, और n का वही ज्ञान है, नंबर ऑफ मंथ्स लेना है, नहीं तो 365/n लेना है या 360/n लेना है। तो आपने नोटिस किया होगा बेसिक फ़र्क जो हाईलाइटेड है कि बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड में आप लेते हो नीचे P0 और डिस्काउंट यील्ड में आप नीचे लेते हो डिनोमिनेटर में फेस वैल्यू। तो इतना छोटा सा फ़र्क है बट बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है। स्टूडेंट बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों फॉर्मूला में, इसलिए मैंने यहीं पे हाईलाइट कर दिया है और अलग से स्टेट भी कर रहा हूँ कि डिस्काउंट यील्ड में नीचे लोगे फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू माइनस P0 बाय फेस वैल्यू, और बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड में लोगे P0 यानी कि फेस वैल्यू माइनस P0 अपॉन P0, ये नीचे। ठीक है, तो चलिए बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड को थोड़ा और डिस्कस करते हैं। बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड जो होता है, इट इज़ इक्वल टू एनुअलाइज यील्ड या फिर मनी मार्केट यील्ड बोलो MMY, या इफेक्टिव यील्ड। मतलब बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड को ये तीन अलग अलग नाम से भी आप बुला सकते हैं, एनुअलाइज्ड यील्ड, मनी मार्केट यील्ड या इफेक्टिव यील्ड। लेकिन ये इसके बराबर तभी होगा जब दोनों कंडीशन फुलफिल होगी। कौन कौन सी दो कंडीशन? पहली कंडीशन है कि जो बॉन्ड है वो रिडीम्ड एट पार है। रिडीम्ड एट पार का मतलब क्या निकलेगा कि जो रिडेम्पशन अमाउंट है वो फेस वैल्यू के बराबर है और इसमें कुछ कूपन नहीं मिलेगा, देयर इज़ नो कूपन, दैट इज़ रिटर्न के रूप में आपको सिर्फ कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा। आपको पता है कि रिटर्न जो होता है बॉन्ड में वो दो होते हैं, एक होता है जो कूपन मिलता है यानी कि इंटरेस्ट मिलता है आपको, और एक होता है कैपिटल अप्रिसिएशन। तो ये तब बराबर होंगे बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, एनुअलाइज यील्ड, मनी मार्केट यील्ड और इफेक्टिव यील्ड आपस में, जब आपको कूपन नहीं मिल रहा हो, आपको सिर्फ कैपिटल अप्रिसिएशन मिल रहा हो, साथ ही साथ अगर बॉन्ड रिडीम्ड एट पार है। अगर ये दोनों फुलफिल हो जाती है कंडीशंस, तब आपका ये दोनों बराबर होगा। ये जो वर्ड्स है एनुअलाइज यील्ड, मनी मार्केट यील्ड, इफेक्टिव यील्ड, ये बाकी चैप्टर्स में भी हम यूज़ करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, इक्विटी वैल्यूएशन हो गया, इन सब में यूज़ होते हैं ऐसा वर्ड्स। बट कभी कभी ये इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब बॉन्ड चैप्टर में अगर एनुअलाइज यील्ड बोलना हो तो बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड बोली जा सकती है अगर कंडीशंस कुछ सेटिस्फाई हो जाए, जैसे कि यहाँ पे ये दो कंडीशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने डिस्काउंट यील्ड डिस्कस कर लिया, बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड डिस्कस कर लिया, तीसरा बच गया करंट यील्ड। करंट यील्ड जो होती है वो बेसिकली निकलती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, ट्रेजरी बॉन्ड्स की, ट्रेजरी बिल्स यानी कि टी बिल्स की, इनका करंट यील्ड निकलता है। ये यील्ड कैसे निकलता है? निकलता है फुल कूपन अमाउंट अपॉन P0 इंटू 100। तो करंट यील्ड का फॉर्मूला होता है फुल कूपन। फुल कूपन का मतलब है कि अगर सेमी एनुअल भी दिया हुआ है तो भी फुल लेना है, तो फुल कूपन अमाउंट अपॉन P0 इंटू 100। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अ बॉन्ड इज हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 45 डेज। मतलब मैंने कोई बॉन्ड परचेज करके रखा है 45 डेज के लिए। मतलब यहाँ पे मैं जो मैच्योरिटी पीरियड की बात करूंगा, एन की बात करूंगा, वो 45 डेज होगा। द करेंट डिस्काउंट यील्ड इज 6% पर एनम। It is expected that the current yield will increase by 200 basis points and current market price will come down by rupees 2.5. Calculate the face value of the bond and bond equivalent yield. क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले लिखा है करंट डिस्काउंट यील्ड। यहाँ पे करंट का मतलब है अभी, मतलब अभी डिस्काउंट यील्ड कितनी है? तो अभी डिस्काउंट यील्ड है 6% पर एनम। ये करंट यील्ड के बराबर नहीं है। स्टूडेंट क्या कंफ्यूज होता है कि करंट डिस्काउंट यील्ड मतलब करंट यील्ड, ऐसा नहीं है। करंट का मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड से है, टाइम पीरियड का मतलब होता है अभी।
डिस्काउंट यील्ड कितनी है। मैच्योरिटी पीरियड यानी कि एन दिया हुआ है 45 डेज। तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि मैच्योरिटी पीरियड का मतलब बॉन्ड कब मैच्योर हुआ या फिर मैंने कब उसको सेल किया। परचेज से टाइम से लेकर के मैंने कब उसको सेल किया। तो ये जो दोनों के बीच का गैप है परचेज और सेल का, मैंने बॉन्ड परचेज किया और 90 दिन बाद बेच दिया, तो 90 मेरा हो जाएगा मैच्योरिटी पीरियड, पहला केस। दूसरा केस, मैंने परचेज किया, बेचा ही नहीं, कंपनी ने जब रिडीम किया उसको कहेंगे मैच्योरिटी पीरियड। तो दोनों के केस पॉसिबल है, या तो मैंने परचेज करके सेल किया उसको मैच्योरिटी पीरियड एन बोलूँगा अपने लिए, और मैंने परचेज किया और कंपनी ने रिडीम किया तो उसको भी एन बोलूँगा मैच्योरिटी पीरियड। तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। तो यहाँ पे हमारा एन है 45 डेज। क्वेश्चन में दूसरा लिखा था कि करंट यील्ड will increase by 200 basis points. It is expected that the current yield will increase by 200 basis points. तो यहाँ पे करंट यील्ड की बात चल रही है जो हमने थोड़ी देर पहले सीखा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला। नहीं, यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट से समझना पड़ेगा कि कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डिस्काउंट यील्ड है वो 200 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हो जाएगी। मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डिस्काउंट यील्ड है वो 200 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये भी करंट यील्ड नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट इस स्टेज पे कंफ्यूज होते हैं कि लिखा हुआ है करंट यील्ड विल इंक्रीज बाय 200 बेसिस पॉइंट्स, तो उनको लगता है कि करंट यील्ड यानी कि ये जो हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, तो इसकी बात नहीं चल रही है। बात चल रही है डिस्काउंट यील्ड की ही, सिर्फ टाइम पीरियड्स की बात चल रही है कि पहले तो बोला करंट डिस्काउंट यील्ड मतलब अभी डिस्काउंट यील्ड कितना है, फिर बोले हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही डिस्काउंट यील्ड 200 पॉइंट बढ़ जाएगा और प्राइस जो है वो 2.5 घट जाएगा। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ पे करंट वर्ड और एक्सपेक्टेड वर्ड डिस्काउंट यील्ड के लिए यूज़ हो रहा है, करंट यील्ड के लिए यूज़ नहीं हो रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये पूरे क्वेश्चन को हिला के रख सकता है, तो आपको ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। इसका मतलब ये कि 6% में 200 बेसिस पॉइंट्स ऐड करना है। बेसिस पॉइंट्स थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज बन जाएगा। तो 200 बाय 100 यानी कि 2%, यानी कि 200 बेसिस पॉइंट्स का मतलब 2% होता है। तो 6% प्लस 2% 8% पर एनम एक्सपेक्टेड डिस्काउंट यील्ड है। करंट में मार्केट प्राइस कितनी है, P0 है, दिया नहीं हुआ तो P0 बोलेंगे। और एक्सपेक्टेड कितना है मार्केट प्राइस, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस है P0 माइनस ₹2.5। हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे 1 ईयर 360 डेज। क्यों? क्योंकि जो 45 डेज एन दिया हुआ है मैच्योरिटी पीरियड वो डिविजिबल है 360 से, तो हमने अज्यूम किया 360 डेज। और क्वेश्चन भी साइलेंट है, कहीं पर भी नहीं लिखा कि कितना अज्यूम करूँ। ठीक है, अब डिस्काउंट डील का जो फॉर्मूला सीखा उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। क्या फॉर्मूला सीखा कि फेस वैल्यू माइनस P0 अपॉन फेस वैल्यू 200 इंटू 360 बाय एन। हमारे केस में अगर हम नोटिस करेंगे तो हमारे पास ये दो तरीके से दिया हुआ है। पहला है करंट डिस्काउंट यील्ड जिसमें फेस वैल्यू माइनस P0 अपॉन फेस वैल्यू 200 इंटू 360 बाय 45 होने वाला है। दूसरा एक एक्सपेक्टेड डिस्काउंट यील्ड है, ये हमको 6% दिया हुआ है, ये हमारा 8% होगा। और जब ये 8% होगा तो P0 रहेगा P0 माइनस 2.5 और बाकी सब सेम रहेगा। तो अगर आप नोटिस करोगे तो हमें डिस्काउंट यील्ड यूज़ करने के दो मौके दिए गए हैं, एक है करंट डिस्काउंट यील्ड, एक है एक्सपेक्टेड डिस्काउंट यील्ड। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को उठाएंगे करंट डिस्काउंट यील्ड वाले को, जिसमें 6% इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस P0 अपॉन फेस वैल्यू इंटू 100 इंटू 360 बाई 45 होगा। सॉल्व करोगे तो ऐसा कुछ आएगा और फाइनली आएगा कि P0 होने वाला है 0.9925 इंटू फेस वैल्यू के बराबर। तो यही यूजिंग P0 की वैल्यू जो अपनी आई अभी ये वाली, इन दिस सेकेंड इक्वेशन वी गेट 8% इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस 0.9925 फेस वैल्यू माइनस 2.5, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये मेरे P0 के बराबर है और ये जो पूरा का पूरा है ये एक्सपेक्टेड P0 है और यहाँ पर मैंने एक्सपेक्टेड डिस्काउंट रेट लिखा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका पहला आंसर आ जाएगा फेस वैल्यू ₹1000। P0 क्या था,
P0 था 0.9925 इंटू फेस वैल्यू, तो आ जाएगा 0.9925 इंटू 1000, दिस विल गिव मी 992.50। तो मेरा P0 भी आ गया और फेस वैल्यू भी आ गया। सिंस मेरे पास वो सारा डेटा है जिससे मैं बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड निकाल सकता हूँ, तो आइए निकालते हैं। मेरा करंट बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड आएगा फेस वैल्यू माइनस P0 बाय P0 इंटू 100 इंटू 360 बाय n। तो नोटिस कीजिए यहाँ पे नीचे P0 लिखा है और डिस्काउंट रेट में नीचे लिखते हैं फेस वैल्यू। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6.05%। वैसे ही आप एक्सपेक्टेड BEY भी निकालोगे, एक्सपेक्टेड BEY में P0 चेंज हो जाएगा, P0 हो जाएगा 990, यानी कि 992.5 माइनस 2.5, नीचे भी हो जाएगा 990, तो सॉल्व करोगे आएगा 8.0%। तो हमारा फेस वैल्यू आया 1000, करंट BEY 6.05, एक्सपेक्टेड 8.08। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जिससे हमारा डिस्काउंट यील्ड, बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड अच्छे से रिवाइज हो जाता है, अच्छे से कवर हो जाता है, और करंट यील्ड का एक जो मिसकंसेप्शन है वो ठीक हो जाता है। यानी कि करंट डिस्काउंट यील्ड लिखा है का मतलब है कि वो टाइम पीरियड की बात कर रहा है, वो करंट यील्ड की बात नहीं कर रहा। ठीक है।